हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। माय नेम इज कुमार मनीष। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग ने बीपीएससी का रिसर्च ऑफिसर का 17 क्वेश्चन जो साइंस से आया हुआ है वो बात कर चुके थे हम लोग। आज और 17 क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 के पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में है, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? एक्चुअली इट शुड बी द हाइपोथैलेमस। इट शुड बी एक्चुअली हाइपोथैलेमस। कौन होना चाहिए जी यहां पर? जस्ट अ सेकेंड। दिस शुड बी एक्चुअली हाइपोथैलेमस। थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बात करते हैं, तो अभी हम लोग ब्रेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन में सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर का बात करते हैं, मेनिंग्स बोलते हैं इसको। 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लेयर होता है जिसको आप मेनिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बोनी बॉक्स होता है जो 8 बोन्स का बना होता है उसको आप क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्रेनियल बोन्स, ठीक है। यही हम लोग फोरामेन मैग्नम का भी बात करते हैं। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? दिस इज अ ग्रेट होल। खैर उसको एक बार देख लीजिएगा, जो हम अभी आपसे बात करें एक्चुअल में इतना ही है उसमें, ठीक है। ब्रेन को जब हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, ब्रेन को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है? फोर ब्रेन। कौन सा होता है? फोर ब्रेन। दूसरा हम लोग मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का बात करते हैं। दूसरा हम लोग मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का बात करते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन का बात करते हैं। इसको भी डिवाइड करोगे तो फोर ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन सा? पहला है सेरिब्रम, ठीक है, तो दिस इज सेरिब्रम। दूसरा जो हम आपसे बोल रहे हैं थैलेमस, थैलेमस। और तीसरा हम लोग हाइपोथैलेमस का बात कर रहे हैं, थैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन में हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का मेनली बात करते हैं। और हिंड ब्रेन में ऐसे तो 3 पार्ट यहां भी होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा हम लोग मेडुला ऑब्लंगाटा का बात करते हैं। हम आपको शॉर्ट में सारा बता देते हैं, एक बार सुन लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा का बात करते हैं। थर्ड होता है पॉन्स, थर्ड होता है पॉन्स, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से देखते हैं। जैसे फोर ब्रेन का बात किए, फोर ब्रेन में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ही मेन ब्रेन हम लोग बोलते हैं। सेरिब्रम एक्चुअली लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। जितना भी आपका थिंकिंग है, मेमोरी है, विल पावर है, विजडम है, नॉलेज है, जो भी है, दिस इज गिवन बाय सेरिब्रम, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। यहां पहला ऑप्शन में दिया है, इसलिए आप डिटेल समझ गए। सेरिब्रम का काम क्या है? थिंकिंग, मेमोरी, विजडम, इस तरह का बात आप कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं थैलेमस। थैलेमस चलो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, फिर भी थैलेमस हम लोग क्या ही बोलते हैं। देखो 3 सेंस ऑर्गन समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लोग टेस्ट का बात करते हैं टंग से, यानी टंग। स्मेल का बात करते हैं, नोज। तीसरा हम लोग टेम्परेचर का बात कर सकते हैं, दैट इज थ्रू स्किन, ठीक है। तो ये 3 सेंस ऑर्गन का जो बेसिक काम कर रहा है, कौन कर रहा है? दिस इज थैलेमस। यानी बाहर का सराउंडिंग का बात कर रहे हैं हम आपसे, समझने का कोशिश कीजिएगा। बाहर का सराउंडिंग का बात कर रहे हैं, यानी बाहर गर्मी है या ठंडा है, कौन बताएगा? थैलेमस, ठीक है। ये बीच में लिखा हुआ है, दिस इज थैलेमस, ठीक है। कुछ चीज आप खाए उसका टेस्ट कौन आपको शुरू में शो कर रहा है? थैलेमस, ठीक है। तो जो भी 3 हम लोग बात किए थे, तीसरा हम स्मेल का भी बात किए थे, तो ये 3 कौन देखता है? थैलेमस, ठीक है। मतलब बाहर का सराउंडिंग का एनवायरमेंट कौन बता रहा है? थैलेमस। बॉडी के अंदर के बारे में कौन बता रहा है? दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप ब्रेन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में भी पढ़ते हैं। तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस मतलब हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इसको ग्लैंड्स में भी आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम अभी क्या बोल दिए थे? शायद हम ब्रेन ही बोल दिए थे। दिस इज ग्लैंड्स के भी स्टडी में आप दिस हाइपोथैलेमस का बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में जो पहले भी यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज अबाउट द सर्कैडियन रिदम, यानी बॉडी क्लॉक को भी मेंटेन करने का कौन काम करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया है, दिस इज थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी यानी टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन करता है? दिस इज हाइपोथैलेमस। उसी क्वेश्चन को यहां पर पूछा है, कैसे देखो,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, इसकी जगह हम मतलब यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था विच इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह का भी बात कर सकते हैं आप हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम यही करता है। इनफैक्ट हाइपोथैलेमस जो है मतलब बॉडी के अंदर का सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, जैसे भूख, प्यास यानी हंगर, थ्रस्ट, इनफैक्ट सेक्स ड्राइव, ठीक है, लव, हेट, इन सब का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, हम जब 5 सेंस ऑर्गन में 3 सेंस ऑर्गन बताए, 2 को छोड़े हुए थे, कौन कौन सा? विजन यानी आई का बात कर रहे हैं, हियरिंग यानी ईयर का बात कर रहे हैं। इन दोनों के लिए मेनली हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन का। हिंड ब्रेन यानी आप पीछे के ब्रेन का बात कर रहे हैं, इसमें एक एक वर्ड से याद रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट करता है, जैसे सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा में, एक सेकेंड, क्या हुआ? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा में बस एक वर्ड याद रखना, ठीक है। सेरिबेलम में याद रखना वॉलेंट्री एक्शन, क्या बोले हम? सेरिबेलम में याद रखिएगा वॉलेंट्री एक्शन, और मेडुला ऑब्लंगाटा में याद रखिएगा इनवॉलेंट्री एक्शन। मतलब क्या है? चलो सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम को पहले तो हम ये जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम, यहां पर हमेशा कंफ्यूजन होता है। सेरिब्रम को हम बोले थे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये एक्चुअली में 2/3 पार्ट होता है। सेरिबेलम को हम लोग मिनी ब्रेन बोलते हैं, 10% लगभग होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम बेसिकली मिनी ब्रेन भी कहलाता है, मिनी ब्रेन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हम इसमें बोले वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन जो आप अपने मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, यानी जैसे मूवमेंट है, पोस्चर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, स्पीच है, ठीक है, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। वॉलेंट्री एक्शन, अपने मर्जी से हम आपसे बात कर रहे हैं ना जी, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शन का बात की। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब, अच्छा एक बात बताओ, हार्ट एक्शन है, ठीक है, ऐसे तो रेस्पिरेशन, हार्ट एक्शन, डाइजेशन, इन सब का बात करते हैं, लेकिन एक बेसिक बात सोच के देखो, कफिंग कंट्रोल कर सकते हो, खांसना, कफिंग मतलब खांसना, स्नीजिंग जैसे छींक आ रहा है तो कंट्रोल कर सकते हो, यानी इनको भी, वॉमिटिंग, इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यानी ये सारा चीज इनवॉलेंट्री है, तो इनको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लंगाटा। इसलिए हम बोले एक एक वर्ड याद कर लो, समझने का कोशिश करो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में। वॉलेंट्री है तो सेरिबेलम, इनवॉलेंट्री है तो मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। पॉन्स कनेक्टिंग फाइबर्स है जी, पॉन्स कनेक्टिंग फाइबर्स है। पॉन्स का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ब्रेन स्टेम से रिलेट करके पूछेगा, ठीक है। तो पॉन्स कनेक्टिंग फाइबर है और कुछ बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट में हम आपसे डिवाइड किए, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का भी बात हम आपसे किए। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक्चुअली रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई को मेंटेन करता है, ठीक है। तो विजन और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग मानते हैं। हिंड ब्रेन में हम आपसे सेरिबेलम, जिसको हम बोले मिनी ब्रेन भी कहते हैं, और वॉलेंट्री एक्शन के लिए सेरिबेलम हम आपसे बोले, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए बोले पॉन्स कनेक्टिंग फाइबर है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सिंपल है, हाइपोथैलेमस। ब्रेन का यही सब क्वेश्चंस रिपीटेड रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? अ वेव मूविंग इन अ सॉलिड, ठीक है। चलो सॉलिड का बात कर रहा है। देखो सॉलिड में थोड़ा सा वेव के बारे में ऐसे भी समझेगी, हालांकि ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मतलब ऑलरेडी देखोगे घटनाचक्र में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मे बी इसमें काफी मतलब एब्सर्डनेस में बहुत ज्यादा नहीं गया है बीपीएससी साइंस वाले एरिया में, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेपर में, रिसर्च ऑफिसर में, ठीक है। मे बी लॉन्गिट्यूडनल, मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल, मे बी ट्रांसवर्स और मस्ट बी ट्रांसवर्स। देखो जब सॉलिड का बात करते हैं ना, सॉलिड में देखो दोनों मॉडुलस का बात करते हैं, यानी बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस का बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स भी हो सकता है, बट नथिंग इज कंपल्सरी। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल होगा या फिर ट्रांसवर्स होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब मे बी लॉन्गिट्यूडनल इज करेक्ट, मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है, हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द नॉट अ कंपल्सरी दिस सिचुएशन, ठीक है। मे बी ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मे बी ट्रांसफर, मस्ट बी ट्रांसवर्स नहीं, ठीक है, मस्ट बी ट्रांसवर्स नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज ओनली जे एंड के, ओनली जे एंड, सॉरी के नहीं, एल, ठीक है, जे एंड एल, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात समझने का कोशिश करो, ये तो बात सॉलिड का कर रहा था, ये तो सॉलिड का कर रहा था, अगर लिक्विड और गैस का बात करेगा तब क्या कहोगे? दोनों होगा? सोचो और जल्दी बताओ। लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस दोनों में ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ओनली,
ठीक है, ये कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ही होगा, इसमें मतलब हम लोग और कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, दिस इज ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, दिस इज ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सॉलिड का बात करेगा दैट मे बी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, जब लिक्विड और गैस का बात करेगा दैट इज ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, which type of bone is primarily found in the limbs and is responsible for the movement? सिंपल सा क्वेश्चन बात कर रहा है। देखो बोन्स को हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो बोन को हम लोग डिवाइड करते हैं, दीज आर द डिविजन्स, जैसे फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन। एक और इसमें मिसिंग है, दिस इज सिस्मोइड बोन, ठीक है, एक और मतलब टाइप जो होता है दिस इज सिस्मोइड बोन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली 5 टाइप्स, यही 5 टाइप होता है बोन्स का, ठीक है। जैसे फ्लैट बोन, खैर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट का बात कर रहा है, आप समझ रहे, दिस इज अबाउट द लॉन्ग बोन्स, यानी लिम्स में क्या होता है, जैसे आपका हैंड और लेग, तब हम लोग उसमें किसका बात करते हैं, दिस इज लॉन्ग बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन में ही हम लोग बोन मैरो का बात करते हैं, मतलब बोन मैरो लॉन्ग बोन के ही बीच में होता है, ठीक है। एक्चुअली बोन मैरो क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग बोन, किसमें होगा पहले तो, मतलब फोर लिम और हैंड लिम, इसी में हम लोग बात करते हैं बोन मैरो का। बोन मैरो का, बोन मैरो क्या है, सॉफ्ट ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, ओके, सॉफ्ट ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज बोन मैरो। बोन मैरो देखो पूरा नहीं लिखा हुआ है, फिर समझने में दिक्कत करोगे, ठीक है, दिस इज बोन मैरो, ठीक है। पहला किसका बात कर रहा है, चलो अब देख लेते हैं फ्लैट बोन का। फ्लैट बोन एक्चुअली ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे रिब्स का बात कर सकते हो, स्कल का बात कर सकते हो, दीज आर फ्लैट, ठीक है, फ्लैट और मजबूत सा है, मतलब समझ रहे हो ना कि ये बेसिकली ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरा स्कल आपका बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब्स का बात करोगे तो हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का बात कर रहा है, ये फ्लैट बोन का हम लोग बात करते हैं। इरेगुलर बोन में आपका बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम आता है, इरेगुलर बोन में वर्टिब्रल कॉलम आता है। वर्टिब्रल कॉलम आप समझ रहे हो ना कि बेसिकली इरेगुलर शेप्ड होता है, ठीक है। हम लोग ये वर्टिब्रल कॉलम को कैसे बोलते हैं, दीज आर द 26 सीरियली अरेंज्ड इरेगुलर बोन्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन ही है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम को एक्चुअली डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे, 26 सीरियली अरेंज, 26 बोन सीरियली अरेंज किया हुआ है, विच इज इरेगुलर, तो उसका डेफिनेशन में ही आता है। तो इरेगुलर बोन में आप समझ गए वर्टिब्रल कॉलम का बात कर रहे हैं। शॉर्ट बोन्स में ढेर सारा आप बात कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट बोन्स में आपका दिस ईयर का भी बात कर सकते हैं, टार्सल का भी बात कर सकते हैं, ईयर मतलब मिस का बात कर रहे हैं, मैलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है, ईयर में कौन सा 3 बोन होता है ना, मैलियस इनकस स्टेप्स। टार्सल का बात कर सकते हैं, मतलब पैर के पास जो 7 हड्डी होता है, ठीक है, तो उसका बात कर सकते हैं। कार्पल, हाथ का कलाई का जो हड्डी होता है, 8 बोन्स यहां होता है, इसका बात कर सकते हैं। दीज कम्स इन द शॉर्ट बोन्स। लॉन्ग बोन हम आपसे ऑलरेडी बात कर चुके। सिस्मोइड बोन हम लोग पटेला को बोलते हैं, ठीक है, नी कैप और पटेला एक ही बात है, ठीक है, दिस इज को नी कैप, ठीक है। ये एक्चुअली में दिस पटेला जो है बेसिकली अलग टाइप का बोन होता है। अलग टाइप का हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि बेसिकली ये कार्टिलेज से हार्ड होता है और बोन से सॉफ्ट होता है, तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखता है, दिस इज सिस्मोइड बोन। चलो इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट चलते हैं। इसी क्वेश्चन से तो हम लोग शुरुआत भी किए थे ना जी, अरेंज द गिवन रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उसमें विजिबल लाइट का पूछा था, यहां पर सबका पूछ लिया है। वहां हम आपसे ये वाला डायग्राम बनाए थे, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, तो वहां पर हम आपसे इसका डिटेल बात किए हुए हैं, एक बार चेक कर लेना, पहला ही क्वेश्चन 9 ही होगा उसमें साइंस का, विबग्योर, ठीक है, कल वाला लेक्चर में, लास्ट वाला लेक्चर में, ठीक है ना। तो विबग्योर में हम लोग इधर क्या लगाते हैं, यूवी। हम आपसे बोल रहे थे वॉयलेट से बड़ा फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे, अल्ट्रा वॉयलेट। ऐसा इसलिए बार बार बोलते हैं कि ये समझ में आ जाए कि इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जहां फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा तो वेवलेंथ उधर से ऐसे उल्टा डायरेक्शन बना देंगे, घट रहा होगा, ठीक है। अब रेड से छोटा फ्रीक्वेंसी को इंफीरियर देन रेड बोलोगे, यानी इंफ्रारेड का बात करते हो। यूवी के बगल में आता है तुम्हारा एक्स रेज, अननोन रेज, तो एक्स बोले, मैथ वाला एक्स है जी ये, ठीक है। नेक्स्ट इज गामा रेज, गामा रेज, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हार्मफुल, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना एनर्जेटिक, उतना हार्मफुल, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद कौन सा आएगा, माइक्रोवेव,
ठीक है। रेडियो वेव कोई हार्म नहीं करता है ये सब, रेडियो वेव्स। एनर्जी ही नहीं है तो हार्म कहां से करेगा? तो जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, उतना ज्यादा हार्मफुल, ठीक है। इधर भाई साहब लोग के पास एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सबसे ज्यादा किसका हुआ? रेडियो वेव्स का, फिर माइक्रोवेव्स का, फिर इंफ्रारेड, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो इधर से उधर हम लोग को सजाना है। चलो देख लेते हैं, इसमें गामा रेज है? नहीं है। एक्सरेज है तो एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक्सरेज का मतलब पहला ऑप्शन में क्या आना चाहिए? कि हालांकि आंसर मिल चुका है, फिर भी देख लेते हैं। एम इज द अल्ट्रावायलेट, ठीक है। यूवी, ठीक है। नेक्स्ट इज एल, एल इज द विजिबल, ये भी सही है। एंड एन, एन इज द इंफ्रारेड, ये भी सही है, ठीक है। तो समझ गए, इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये रिपीट एक तरह से क्वेश्चन हुआ, इसी टॉपिक में दो क्वेश्चन दे दिया। एक जिस डिफरेंट कलर्स मतलब वेव गियोर को अरेंज करने बोल रहा था, और दूसरा में तुमको ये वेवलेंथ अरेंज करने इसको बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, अरेंज द गिवन मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा कम किसका होता है? दिस इज एयर, ठीक है। सबसे ज्यादा कम किसका होता है? एयर। और सबसे ज्यादा किसका होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कॉपर, ठीक है। उस हिसाब से देखोगे तो यहां एल और के दिख जा रहा है। सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे कम किसका हुआ? एयर। और दूसरा हाईएस्ट किसका हुआ? कॉपर। तो उस हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए सी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा दिक्कत आ चुका है। इनफैक्ट आप भी देखोगे तो यही बात कर रहे होगे, एक छोटा सा यहाँ पर दिक्कत है। जैसे वाटर और ग्लास में उलट दिया है, ठीक है। वाटर होना चाहिए था एक्चुअली में पहले एम और फिर एन आना चाहिए था, एम और फिर एन आना चाहिए था। यहाँ एन एम लिखा है। इसके हिसाब से ग्लास का कंडक्टिविटी वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है। ग्लास का कंडक्टिविटी ग्लास का कंडक्टिविटी तो वाटर से ज्यादा होता ही है। यहां बोल रहा है ग्लास का कंडक्टिविटी वाटर से कम होता है, ठीक है। ये छोटा सा बस इसका अगर चेक करोगे तो वाटर में हम लोग 0.6 वॉट का बात कर रहे होते हैं कंडक्टिविटी का, मीटर केल्विन, ठीक है। दैट इज 0.6 वॉट मीटर केल्विन, ठीक है। और दिस हम लोग ग्लास में दिस इज 0.8 से 0.8 से 1 मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज ग्लास में 0.8 से 1 मिलेगा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम आपसे वाटर का बात किए और ये ग्लास का बात किए। हालांकि आपको फिर आंसर की देखना पड़ेगा, इधर इस क्वेश्चन को ही हटा देगा या फिर मानना होगा तो ऑप्शन सी को मानेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 बोल रहा है इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट वायुपुत्र, ठीक है। ये न्यूज में सब जगह रहा था, कॉमन क्वेश्चन है। हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंस एंड टेक का करंट अफेयर है, ठीक है। दिस इज अ स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। स्पेस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। ये पहला दिस इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट बेसिकली लॉन्च किया। आप समझ रहे हैं कि बेसिकली जब आप सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, जब भी आप सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट, ठीक है। दिस इज वायुपुत्र, इसको यूज किया है, ठीक है। इन स्पेस के बारे में जानते होंगे। इन स्पेस एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आता है, एक तरह का रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। प्राइवेट दिस कंपनीज को इन दिस स्पेस में प्रमोट करने के लिए यूज कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब बनाता है, लेकिन इसका इसमें रोल नहीं है। इसरो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन was formulated by मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन जानते हो ना, E = mc स्क्वायर का बात कर रहा है। अब तो बताने का जरूरत नहीं है कौन किया है फॉर्मुलेट, दिस इज आइंस्टीन, ठीक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस अपने आप में एक देखोगे ना, मतलब गजब टाइप का चेंज लाया है जी। सोचो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, यहां बहुत छोटा सा मास m जो है अब c से मल्टीप्लाई हो रहा है, c यानी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी 3 × 10⁸ मीटर का पर सेकेंड का स्क्वायर उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ द मास व्हेन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, कितना ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये सोच के देखना, ठीक है। इसलिए बहुत स्मॉल मास, मान लो 0.0001, ठीक है, उसको भी ले रहे हो तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर से, ठीक है। तो
कितना ज्यादा एनर्जी होगा, बहुत बड़ा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। यही न्यूक्लियर पावर का बेसिस बन गया। इसलिए एक क्वेश्चन समझने का कोशिश करो, बहुत फॉर्म ऑफ एनर्जी जानते हो, ठीक है, हाइड्रोजन का बात करते हैं हम लोग, अलग अलग तरह का फ्यूल्स का बात करते हैं। क्या कोई भी एनर्जी का सोर्स ऐसा है जो कि बेसिकली न्यूक्लियर पावर से कंपेरेबल देता हो, न्यूक्लियर पावर के कंपेरेबल एनर्जी प्रोड्यूस करता हो? ऐसा कुछ भी पॉसिबल है? नहीं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस। तो ये आइंस्टीन का था, ठीक है। न्यूटन का आप जानते हैं, दिस इज लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, इनसे रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। सीबी रमन का दिस रमन्स इफेक्ट का बात होता है। और मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी का बात ही कीजिएगा तो ये रेडियो एक्टिविटी में रेडियम और पोलोनियम के डिस्कवरी के लिए बात करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, दिस इज 119। व्हेन अ सर्फेक्टेंट इज एडेड इन द प्योर वाटर, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट, ठीक है। व्हाट आर दीज एग्रीगेट्स कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड मिसल, दीज आर कॉल्ड मिसल्स। देखो मिसल्स में इस तरह का जो बेसिकली दिस एग्रीगेट का बात कर रहा है फॉर्मेशन, इसमें हम लोग दिस हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स का बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हुआ, वाटर से डरने वाला एंड, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक एंड इनसाइड और हाइड्रोफिलिक एंड आउटसाइड में रहता है, जो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी या फिर सॉल्युबलाइजेशन ये सब जो होता है उसको इनेबल करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ बिहेवियरल स्टडी। थोड़ा बिहेवियरल स्टडी पर ध्यान दोगे। मिशन मित्र, ठीक है, मिशन मित्र at Leh is done, ठीक है, मिशन मित्र at Leh, this is done by this ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये बिहेवियरल स्टडी का बात कर रहा है। लेह लद्दाख का बात करोगे तो वहां लगभग 3,500 मीटर के हाइट पर हाइपोक्सिया टाइप का सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली में गगनयान जो इंडिया का मैन्ड मिशन है उसका प्रिपरेशन किया जा रहा है, समझे, कि उस लो टेम्परेचर पर हाइपोक्सिया सिचुएशन में कैसे ग्राउंड से कम्युनिकेट होता है उसके लिए बात किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, इफ द 2n क्रोमोसोम नंबर ऑफ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट समझ लो ना, मोनोकॉटिलिडॉन्स को मोनोकॉट बोलते हैं हम लोग, मतलब सिंगल, कॉटिलिडॉन्स मतलब सीड लीव होता है, ठीक है। तो मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड लीव, डाइकॉट मतलब या डाइकॉटिलिडॉन मतलब डबल सीड लीव इज 42, यानी 2n इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है 42, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 21 लिख दे रहे हैं सही समझने के लिए फिलहाल, ठीक है। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स पॉलन जनरेटिव न्यूक्लियस? सिनर्गेट, रूट टिप सेल्स एंड एंडोस्पर्म सेल। देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो लग रहा है क्या ही पूछ लिया, कैसे बनेगा, लेकिन कॉमन सेंस से लगाओगे तो ये आप जानते हो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, इसमें से एक भी ढंग से जानोगे तो अपने आप बन जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे भी देखो, सबसे पहले है पॉलन जनरेटिव न्यूक्लियस, पॉलन जनरेटिव न्यूक्लियस, ये समझने का कोशिश करो पॉलन जनरेटिव न्यूक्लियस होता किस तरह का है, हेप्लॉइड होता है। पॉलन जनरेटिव न्यूक्लियस कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख दें बस हेप्लॉइड। अगर डिप्लॉयड बेसिकली क्या है, दिस इज 42, तो हेप्लॉइड कितना हो गया 21, ठीक है। दिस सिनरगेड एम्ब्रायो सैक में भी हेप्लॉइड होता है, सिनरगेड एम्ब्रायो सैक में होता है, दैट इज आल्सो हेप्लॉइड, तो ये भी हो गया दिस इज 21, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हेप्लॉइड, ठीक है। रूट टिप सेल यानी सोमेटिक सेल का बात कर रहा है ना, रूट टिप सेल यानी सोमेटिक सेल का बात कर रहा है। सोमेटिक सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। सोमेटिक सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब कितना 42, डिप्लॉयड मतलब कितना 42, ये कंफ्यूज मत होना, ये अलग से पहले से लिखे हैं, ठीक है। तो रूट टिप सेल में कितना हो गया, सोमेटिक सेल यानी 42। एंड इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में ट्राइप्लॉइड बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन, याद करो बॉटनी, ठीक है, फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका मतलब ट्रिप्लॉइड बनता है, ट्रिप्लॉइड मतलब 21 गुना 3 इज इक्वल्स टू 63, ठीक है, यही आएगा ना। अब चलो मार्क कर लेते हैं, दिस इज 21 21 42 63, कैसा है ऑप्शन 21 21 42 63, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लिखा ऐसा है कि आपको लग रहा है। नेक्स्ट देखो,
Which organometallic compound was being used earlier as an additive in fuels to raise the octane rating? अच्छा, ऑक्टेन रेटिंग हम लोग किसके लिए करते हैं? दिस इज पेट्रोल के लिए। पेट्रोल का क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्टेन रेटिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? टेट्रा इथाइल लेड। क्या यूज करते थे? टेल बोलता है शॉर्ट में इसको, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, नॉकिंग समझते हो ना, जैसे जो मैकेनिकल साउंड आ रहा होता है इंजन से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग हो रहा है। तो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेल यूज करते थे, यानी टेट्राइथाइल लेड यूज करते थे। पेट्रोल का क्वालिटी के कारण होगा वो। पेट्रोल का क्वालिटी कैसे जानते हैं हम लोग? ऑक्टेन नंबर से बात करते हैं। ठीक है, डीजल का क्वालिटी किससे जानते हैं? डीजल के लिए सीटेन नंबर यूज करते हैं। डीजल के लिए सीटेन नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्टेन नंबर। इसके लिए क्या यूज करते थे? टेट्राइथाइल लेड। लेकिन देखो, लेड पॉल्यूशन, समझते हो, लेड पॉल्यूशन डेंजरस है। ठीक है, तो इसका यूज करना अब बंद हो चुका है। ठीक है, यानी टेल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसके जगह जो रिप्लेस किया है, BTX यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन। लिखते हैं यहां पर, दिस इज बेंजीन, ऐसे एक साथ लिख देते हैं, बेंजीन। इसको याद रखोगे, BTX ही आएगा एग्जाम में, इतना लिखा भी नहीं आएगा। टॉल्यूइन एंड जाइलिन, दिस इज करंटली यूज्ड। दिस इज करंटली यूज्ड, यानी टेट्राइथाइल लेड को हटाकर अभी जो यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग BTX एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट बोल लो, या फिर दिस ऑक्टेन रेटिंग को हाई करने के लिए। अच्छा, यहां से एक और चीज समझना, फ्यूल टू रेज द ऑक्टेन रेटिंग, यानी ज्यादा ऑक्टेन नंबर का ज्यादा बेटर फ्यूल। ठीक है, जनरली ऑक्टेन नंबर कम और ज्यादा में समझ में आ रहा है। जिसका कम रेटिंग ऑक्टेन नंबर, घटिया फ्यूल। जिसका ज्यादा ऑक्टेन नंबर, उसका मतलब फ्यूल का क्वालिटी बेटर है। समझ गए? चलो नेक्स्ट में चल रहे हैं। इफ अ ग्रीन लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल, ओके, क्या कर रहा है? ग्रीन लीफ को अल्कोहल में बॉयल कर रहा है, देन टेस्टेड विद द आयोडीन। ठीक है, आयोडीन से टेस्ट कर रहा है। व्हाट विल इट शो? ठीक है, देखो इसका आंसर समझने का कोशिश करो। दिस इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च। दिस इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च। ये आयोडीन टेस्ट हम लोग करते ही हैं स्टार्च के टेस्ट के लिए। ये आयोडीन टेस्ट हम लोग करते ही स्टार्च के लिए। ठीक है, एक्चुअली जब आप लीफ को अल्कोहल में बॉयल करेंगे तो उसमें से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब ग्रीन लीफ को आप अल्कोहल में बॉयल करते हैं तो उससे क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उसका जो ग्रीन कलर है, लीफ का जो ग्रीन कलर है, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर है वो लॉस हो जाएगा। ग्रीन कलर लॉस हुआ तो इसका मतलब अब लीफ कैसा हो गया? ठीक है, दिस लीफ कैसा हो जाएगा? दिस इज डीकलराइज्ड। डीकलराइज्ड। ठीक है, अब इस डीकलराइज्ड जो बेसिकली लीफ है, देन टेस्टेड विद द आयोडीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, आयोडीन जो है यहां पर, आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं, इसका मतलब वहां पर स्टार्च है। एक और टेस्ट याद रखिएगा, बायरेट टेस्ट। ये बीपीएससी ही अपने दिस पहले के एग्जाम में पूछ चुका है। दिस इज डन फॉर प्रोटीन। बायरेट टेस्ट इज डन फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन है कि नहीं इसको चेक करने के लिए क्या यूज करता है? दिस इज बायरेट टेस्ट। ठीक है, इसमें वॉयलेट और पर्पल कलर, बेसिकली वॉयलेट और पर्पल कलर दिखता है। ठीक है, इसमें अगर बायरेट रिएजेंट क्या यूज करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये अगर आपको याद करना है कि कहां हम लोग पढ़े हैं, तो जो टॉपिक हम लोग प्रोटीन का पढ़े थे उसमें हम लोग इसका बात किए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। यहां पे लिख देते हैं, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कॉपर सल्फेट CuSO। ठीक है, तो बस याद रखिए, इसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 139, एट विच प्लेस इंडिया इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट ओटीईसी, ठीक है, ओशन थर्मल लिखा हुआ है, चलो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज ओटीईसी प्लांट, कहां हो रहा है, कावरती में। जानते हो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, आई थिंक ईयर इज 2008, उतना पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एट, मतलब दिस इज डेवलपिंग, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, दिस इज यूपीएससी बहुत पहले ही पूछा, अगर ईयर हम गलत नहीं है, ईयर हो सकता है, देख लीजिएगा, दिस इज 2008 के आसपास पूछा हुआ है। कावरती आइलैंड में, कावरती आइलैंड मतलब दिस इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, यहां पर 65 किलोवाट या मेगावाट, किलोवाट, ठीक है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, 65 किलोवाट समझ लो, एसी आपका 2 टन का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली 65 किलोवाट का एक बेसिकली प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, इसमें एक और इंस्टीट्यूट है जो इसको देख रहा होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, हाँ यही नाम है, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट चेन्नई, ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ओटीईसी टेक्नोलॉजी क्या है जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी क्या है, एक्चुअली में 2 डिफरेंट टेम्परेचर जो होगा, जैसे ओशियन के सरफेस का टेम्परेचर और डीप में कितना होगा टेम्परेचर, 4 डिग्री सी, ऊपर सरफेस पे कितना होगा, मान लो 25 डिग्री सी, ठीक है, तो ये जो सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस है, सरफेस का और डीप ओशन का, ठीक है, तो इसमें लगभग 1 किलोमीटर का बात कर रहा है, 1 किलोमीटर डेप्थ में जो टेम्परेचर, एक है यहां पर लिखा हुआ, 1 किलोमीटर डेप्थ में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके बेसिकली आपका दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसमें दिस लिक्विड अमोनिया ये सब हम लोग यूज करते हैं, ये टॉपिक हम लोग पढ़े हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनर्जी टॉपिक में, ठीक है, जिसमें हम आपसे बोलते हैं कि मेंस में भी कुछ ऐसा पॉइंट्स लिखिए जो अच्छा लगे, मतलब अगर रिन्यूएबल एनर्जी का बात कर रहा है, यू शुड राइट दिस ओटीईसी आल्सो, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अमोनिकल नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर, ठीक है, इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है जी, दैट इज बोथ NH3 एंड NH4+, ठीक है, एक्चुअली में देखो ये पीएच और टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाता है, ये पीएच और टेम्परेचर ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, ये दोनों मतलब NH3 और NH4+ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पीएच और टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा, अगर पीएच बिलो 8 है, ठीक है, तो इसका डोमिनेंस देखते हैं, NH4+ का पीएच बिलो 8 है तो हम लोग NH4+ का डोमिनेंस देखते हैं, वहीं पीएच अगर अबव 10 है तो हम लोग NH3 का डोमिनेंस देखते हैं, इसका मतलब है दिस इज बोथ प्रेजेंट इन द अमोनिकल नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर। Question number 142, the following chemical transformation is carried out in the presence of iron catalyst CO plus H2. CO plus H2 क्या है जी? This is syngas. This is syngas. हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब समझो तो सिंथेटिक फ्यूल, हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, एक तरह का बेसिकली हम लोग सिंथेटिक फ्यूल, वहां सिन गैस बोले थे, ठीक है, या सिंथेटिक गैस का बात कर रहे थे, यहां बोले डिफरेंट टाइप का सिंथेटिक फ्यूल बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में सिंथेटिक फ्यूल का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, आयरन और कोबाल्ट कैटलिस्ट, ठीक है, आयरन कैटलिस्ट यहां दिया है, और वी कैन ऑल्सो यूज कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट इन विच दिस सिनगैस का क्या होता है, CO plus H2, ठीक है, CO plus H2 is converted into हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन आ गया तो समझ लो ना कि सिंथेटिक फ्यूल हो गया, उसके बारे में बात कर रहा है, अदर प्रोसेसेस भी दिया है, एक बार सुन लो क्या चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे मोनसेंटो प्रोसेस, ठीक है, मोनसेंटो प्रोसेस हम लोग एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम मिथेनॉल, ठीक है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम मिथेनॉल, तो दिस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम लिखना जरूरी नहीं है, आपको एसिटिक एसिड याद रखना चाहिए, फ्रॉम मिथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज करते हैं जी, मिथेनॉल प्लस CO लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का हम लोग यूज करते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट इज वेकर प्रोसेस, ठीक है, वेकर प्रोसेस हम लोग
देखोगे तो इथाइलिन टू एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इथाइलिन टू एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज वेकर प्रोसेस, इथाइलिन टू एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन तो वर्ड से भी थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, यानी फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप मतलब दिस CHO का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्माइल ग्रुप को हम लोग अल्कीन में ऐड करते हैं, फॉर्माइल ग्रुप में को हम लोग मतलब CHO को हम लोग दिस एल्कीन्स में ऐड करते हैं, ठीक है, इसकी को हम लोग ऐड करते हैं किसमें, एल्कीन्स में, बस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अदर प्रोसेसेस का भी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 145. Establish a similar logical relationship between the two terms given below. Stomata for the gaseous exchange. बिल्कुल सही बात है ना। स्टोमाटा का यूज ही क्या है? This is for the gaseous exchange. ठीक है। जाइलम का बात कर रहा है। जाइलम किस लिए हम लोग बात करते हैं? जाइलम इज फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। जाइलम का मतलब हो गया वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है। फूड ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा होता है? फ्लोएम। ठीक है। दिस वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा होता है? जाइलम। ठीक है। तो फ्लोएम बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट, इसको याद रखने का हम लोग बात किए थे ना, कैसे याद करते हैं जी? जाइलम, ठीक है, एक्स कटकुट आ गया, यानी वन वे ट्रांसपोर्ट, वन वे। ठीक है। वन वे में क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे क्या है? वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल। ठीक है, ये भूलने लायक तो बात है नहीं। ठीक है, तो वन वे हो रहा है, एक्स से कटकुट कर दिए जाइलम को। ठीक है, तो कटकुट यानी जैसे नो वे होता है तो लिखा रहता है, वन वे होता है तो लिखा रहता है ना कटकुट। ठीक है, तो वही समझ लो कि वन वे है। तो इससे क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर प्लस मिनरल, मिनरल ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि वाटर से मिनरल थोड़ी ना अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर और मिनरल मिला होता है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। ठीक है, वहीं फ्लोएम क्या होता है? इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल इसलिए भी बोल रहे होते हैं, समझो कि फूड है, फूड कहां प्रोड्यूस हुआ? लीफ में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो वो बेसिकली सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, खुद लीव्स के लिए भी यूज होगा, यानी सारे एरिया में आप जब बात करते हो तो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, तो इससे भी याद कर सकते हो कि जाइलम इज फॉर वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम इज फॉर फूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 150। व्हाई डू एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस हैव ब्रॉड लीव्स? ठीक है, तो लोटस के पास बच्चा जैसा क्वेश्चन है जी, आंसर खुद सोचो। ठीक है, क्या होगा? ब्रॉड लीफ क्यों होता है? दिस इज टू फ्लोट एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। ठीक है, फ्लोट करने के लिए और मैक्सिमम सनलाइट के लिए। समझने का कोशिश करो, जितना ज्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? ठीक है, तो बेसिकली लोटस कहाँ? पानी में है। ठीक है, तो फ्लोट करने के लिए भी उसको लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, साथ में बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होना चाहिए वहां, तो बेसिकली वो बड़ा मतलब दिस ब्रॉडर लीफ होता है। ठीक है, अदर ऑप्शंस ऐसे भी देख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। टू एंकर इन सॉइल, ठीक है, सॉइल में एंकर करने के लिए हम लोग किसका बात करते हैं? टैप रूट का। ठीक है, टू स्टोर ऑक्सीजन, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करना है हम लोग को, ऑलरेडी वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, तो रिड्यूस करना ही क्यों है? तो बेसिकली वहां पर हम लोग ऑप्शन ए ही पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात समझ में आ रहा है, बॉटनी में कितना क्वेश्चन देखे इसमें? मेरे को लगता है 4 क्वेश्चन हम लोग लगभग बना चुके, इसलिए बॉटनी पढ़ना चाहिए। ठीक है, बॉटनी इजी वाला मार्क्स है। लास्ट क्वेश्चन भी जो देखे थे ये भी तो बॉटनी का था, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बना चुके हैं ना। ठीक है, हम लाइन से क्वेश्चंस नहीं दिखा रहे हैं आपको, तो बेसिकली समझिए कि अभी पूरा तो डिस्कस कर ही चुके, बॉटनी एरिया पर भी फोकस कीजिए। हम आपको स्टार्टिंग से बोलते रहे हैं कि बॉटनी मार्क्स मतलब बॉटनी का मार्क्स कहीं नहीं जा सकता है, इजी क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि बॉटनी पे ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछा भी नहीं गया, सिंपल सिंपल टैप रूट और इन सब का बात कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट एरिया। चलिए थैंक यू, आगे जो क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट पेपर्स का। चलिए थैंक यू। हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, अगर कुछ और आपका रिक्वायरमेंट है इसमें या फिर आपको लगता है कुछ और डिस्कशन का, उसके लिए भी कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा उसके लिए। थैंक यू।